हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना जो पेपर है दिल्ली पुलिस का काफ़ी अच्छे से दे रहे होंगे। और जितने भी रिव्यू कराए जा रहे हैं दोस्तों, आप उसको देख कर ही जा रहे होंगे। और एक बात आप लोग को क्लियर कर देना चाहते हैं, आज तो काफ़ी कम क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आज हमारा मकसद है कि आप लोग को पहले यह बता दिया जाए कि अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर जितने भी शिफ्ट या फिर जितने दिन बचे हैं दिल्ली पुलिस में, आप लोग इतना ध्यान दें कि आप लोग रिव्यू देख कर जाएं। अगर रिव्यू नहीं देख रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों आप लोग। और अपने भाइयों को भी शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपको पता हो कि हमारे ये भाई हैं, हमारे ये रिलेटिव हैं, यह दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपसे एक हम उम्मीद जता रहे हैं दोस्तों कि आप उनको शेयर करेंगे, क्योंकि आप अपने साथ उनका भी देखभाल मतलब कि उनका भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो आपका रिव्यू यहाँ पे कराया जा रहा है और उसके साथ जो फैक्ट बताया जा रहा है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी। आज भी देखेंगे आप, आज वाले पेपर में हमने कल वाला थर्ड शिफ्ट का पेपर नहीं लिया था, तो कल वाला थर्ड शिफ्ट का पेपर आज भी लिए हैं। और आज में पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर है, मतलब 4 तारीख वाले में पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर है। कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम नहीं लिए हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ले लेते तो नहीं कंप्लीट हो पाता ना। बस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मकसद यह है कि आप लोग को वह क्वेश्चन कराया जाए जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और वह है अब, या फिर जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लिया जा रहा है। और जो बार बार जैसे इतिहास में हो गया काफ़ी बार, मतलब बहुत बार जो मुगल वाला है ना दोस्तों, उससे जो आपको बताया गया था 2-3 बार हम करा दिए कि मुगलों का जो उनका कालानुक्रम है कब कब है, मतलब बाबर का कब है, हुमायूं कब है, अकबर का कब है, इसके बीच से बहुत काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है। आज के जो दोनों शिफ्ट हैं दोस्तों, दो शिफ्ट, पहला और दूसरा शिफ्ट में उससे मुगल से आया था। एक में पूछ लिया था बाबर की लड़ाई पूछ लिया था, जो हम आपको बता दिए हैं पूरा, और एक में पूछ लिया था बाबर का 1528 वाला और 1529 वाली लड़ाई। तो यह वाला चीज़ पूछ लिया था, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर आप एक काम करेंगे, फिर से रिव्यू देखें अगर आपका पेपर है, अगर नहीं है दोस्तों तो चिल करें और इसको एक बार, 2 बार, 3 बार, मतलब कि जितने भी रिव्यू हो चुके हैं वहाँ से जितने फैक्ट बताए गए उसको निकालें, कॉपी पे लिख लें, क्योंकि आगे रेलवे के एग्जाम लगने वाले हैं, वहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन, और अपने भाइयों को भी शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज आपको। और आपका जो वर्ल्ड वाला गेम था दोस्तों, अभी क्वेश्चन आएगा तो हम बताते हैं कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, दक्षिण मध्य रेलवे ने किस बैंक के साथ डोर स्टेप बैंकिंग के लिए समझौता किया है? डोर स्टेप के लिए तो बता देंगे एसबीआई ने किया है। अब एसबीआई ने किया है तो हमको एसबीआई के बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए। एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यह पता हो गया हमको। अब इसी ने हाल में योनो ऐप निकाला है, योनो एप्लीकेशन दोस्तों। अब यह क्वेश्चन जो है इस बार मतलब आज वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था, और पहले दिन जो 27 तारीख वाला था उसमें भी पूछा गया था, ये चीज ध्यान रखें। अब आगे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो एसबीआई बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बता देंगे 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 को हुआ था, एसबीआई का स्थापना हुआ था। अगर पूछा जाता है इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है, तो बताएंगे रजनीश कुमार जी हैं। रजनीश कुमार जी हैं दोस्तों, रजनीश कुमार, ये चीज याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है एसबीआई के सीईओ कौन है, तो आप बता देंगे एसबीआई के सीईओ इस समय अभी फिलहाल में ही बने हैं, इनका नाम है अवनीश कुमार तिवारी। क्या नाम है? अवनीश कुमार तिवारी, यह चीज याद रखेंगे दोस्तों आप लोग। यहाँ से काफी क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो आपको बताना चाहिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, मतलब कि यह एक कौन संस्थापक किया था इसका, तो बता देंगे स्वामी विवेकानंद जी किए थे। स्वामी विवेकानंद जी के ही गुरु थे कौन? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे आप। तो रामकृष्ण परमहंस जो के याद में कह लीजिए, या फिर उनके लिए मतलब उनको मतलब कि अपने गुरु के रूप में वो बार बार देखना चाहते थे, या फिर उनसे बहुत ज्यादा लगाव था उनको, तो उन्होंने एक मिशन की स्थापना कर देते हैं उन्हीं के नाम से, उसका नाम रहता है रामकृष्ण मिशन। इसको स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। कब किया था, तो आप बता देंगे 1 मई 1897 में किया था। और जो इसका हेड क्वार्टर है, मतलब जो इसका जहाँ पे यह है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जहाँ पे हुई थी वो कहाँ पे है, तो बता देंगे कोलकाता। वो भी कोलकाता में कहाँ? कोलकाता में एक वेलूर मठ है दोस्तों, वेलूर मठ, यह वेलूर मठ है, उसी जगह इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था, बता देंगे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है, जो कि परम शिष्य हैं रामकृष्ण परमहंस जी के। यह भी पूछा जा सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का नाम, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम, तो आप बता देंगे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। बेलूर मठ बहुत बार पूछा गया, बेलूर मठ कहाँ पे है, तो बता देंगे कोलकाता में है। कोलकाता किस नदी के किनारे, बता देंगे हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी कोलकाता में कितनी अपनी लंबाई शेयर करता है, बता देंगे 15
किलोमीटर शेयर करता है। गंगा नदी बट जाती है, उधर हुगली में चला जाता है, हुगली में जो कोलकाता की तरफ चली जाती है, और एक आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ उसका एक धारा गिर जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। वही पद्मा जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी में, जमुना और पद्मा मिलकर क्या बना देती है, मेघना नदी बना देती है। और यही बंगाल की खाड़ी की मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसे हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगर पूछा जाता है भारत में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी है, तो बताएंगे आप गोदावरी नदी है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें याद रहनी चाहिए। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है महाराष्ट्र के, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये चीजें याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा गया तो लूर डांस, लूर डांस, जो ये लूर डांस है दोस्तों, यह किसके द्वारा होता है, मतलब किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप बता देंगे हरियाणा और राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, हरियाणा और राजस्थान में मनाया जाता है। अभी हरियाणा में ही एक किसान मित्र नाम का योजना शुरू हुआ है, उसी के नाम से राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नाम से एक योजना शुरू हुआ है। आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे, आगे आने वाले जितने पेपर हैं हो सकता है उसमें पूछ ले, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 2020 के ही करंट अफेयर पूछे गए हैं दोस्तों। अभी तक तो हम देख रहे थे कि 3-4-5 महीने पहले का क्वेश्चन पूछा जा रहा था करंट अफेयर में, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो पेपर बन रहे हैं, जो आ रहा है इस समय पेपर, क्योंकि जो पहले वाले पेपर थे हो सकता है पहले बना हो, जो अब वाला है हो सकता है मतलब साथ ही बनते होंगे, जो भी हो उनका क्राइटेरिया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अब आ रहा है पेपर बन रहा है दिल्ली पुलिस का, उसमें करंट अफेयर के काफी ज्यादा क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं दोस्तों, जो कि टफ माने जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वैसा ही क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा जाएगा, आप इसको मान के चलें। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जो आपका लूर डांस है दोस्तों, यह होली के अवसर पर मनाया जाता है। जब पूरे देश में अपने होली होता है तो उस अवसर में इसको मनाया जाता है। लूर डांस कहाँ पे मनाया जाता है, तो बता देंगे हरियाणा और राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों। हरियाणा का कैपिटल बता देंगे चंडीगढ़ है, हरियाणा पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर आप बता देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए राजस्थान में एक आपका लूनी नदी भी है, जो कि आपका अमरकंटक की कहाँ से निकलती है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है जी, कौन सी पहाड़ी है, राजस्थान में एक पहाड़ी है ना, जिसको हम लोग ओल्डेस्ट पहाड़ी कहते हैं, वहाँ से निकलती है। और अपना मतलब कि खारे पानी की जानी जाती है, खारे पानी के नाम से नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी, ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मानसून भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अरबी भाषा से हुआ है। बच्चे गलत भी कर सकते हैं, उसके साथ संस्कृत लगा दें हो सकता है, या लगा दें आपका देवनागरी लगा दें, या फिर लगा दें भरनसिनी। तो आप याद रखें दोस्तों, अगर पूछा गया इसमें जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुआ है। अरब वासी जब भारत में आते थे ना, तो उनके नाम से ही मानसून बोलते बोलते मानसून पड़ गया नाम, हम लोग मानसून बुलाने लगे। अब एक चीज़ आपको याद होना चाहिए दोस्तों, हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, या फिर पूरे देश की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, जो है भाषा वो भारत से ही उत्पन्न हुआ है, आपको पता रहना चाहिए, संस्कृत नाम से। संस्कृत भाषा है, इसी से हिंदी या फिर अदर भाषा की जो भी भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं, ये संस्कृत से ही बने हुए हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसे हम बोला जाता है देवनागरी है, देवनागरी हिंदी देवनागरी से बनी है, तो देवनागरी कहाँ से बना है, देवनागरी संस्कृत से बना है, ये चीज़ याद रखेंगे आप, है ना। चलिए, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ, अभी देखिए हॉर्नबिल हाल में ही मनाया गया है, इसमें देखिए पूछ लिया हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसका मतलब बहुत फेमस है, इसी वजह से तो पूछा है। तो आप लोग याद रखेंगे, जितने भी लोक नृत्य हैं, जितने भी उत्सव हैं, जितने पर्व हैं, जितने मेले हैं, इसको आज ही आप एक कॉपी पे क्या करेंगे, नोट बनाएंगे, कहीं से भी आप लिखेंगे, गूगल से कहीं भी सर्च करके आपका क्या काम करेंगे, एक कॉपी पे अपना नोट्स बना के लिख लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है, जहाँ पे हो रहा है वहीं पे होगा अगले साल भी, बस क्या होगा, डेट बदल जाएगा हो सकता है। जैसे कि हॉर्नबिल महोत्सव है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जा रहा है, अभी फिलहाल में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है बताएंगे, नागालैंड में शुरू हुआ है। हॉर्नबिल के नाम से पक्षी भी है, हॉर्नबिल पक्षी एक है। हॉर्नबिल जो पक्षी है दोस्तों, वो नागालैंड का नहीं है, नागालैंड में तो है, लेकिन नागालैंड उसको राज्य पक्षी के तौर पर मान्यता नहीं दिया है। आप गलती नहीं करेंगे भूल कर भी, अगर आपसे पूछा जाता है कि नागालैंड की राज्य पक्षी क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, हॉर्नबिल नहीं लगाएंगे, हॉर्नबिल पक्षी नहीं लगाएंगे। हॉर्नबिल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और उसके नीचे मतलब कि और एकदम दक्षिण भारत में आ जाएंगे तो केरल, और चले जाएंगे बिल्कुल पश्चिम की तरफ तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसका एक राज्य पक्षी के नाम से जाना जाता है इसको, हॉर्नबिल को याद रखेंगे। बाबर ने, अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया था यहाँ पे, हम इसको बताते हैं, फिर से बता देते हैं। कल वाले सेशन अगर आप देखे होंगे, कल वाला जो रिव्यू कराया गया था चैनल पे, अगर नहीं देखे तो देखिए, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों, वैसे हर शिफ्ट से आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे सारा क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा गया था, बाबर ने 1528 में जो लड़ाई लड़ी थी, 1528 में किसके साथ लड़ी थी,
तो आप बता देंगे मादनी राय के साथ लड़ी थी। मादनी राय राणा सांगा के दोस्त रहते हैं। जब राणा सांगा हार जाते हैं तो मादनी राय के गुस्सा आता है और मादनी राय भी बाबर से लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब बाबर के साथ इन्होंने लड़ाई करना छेड़ देता है, तो पहले तो लड़ते नहीं बाबर इसके साथ, तो बाबर क्या, यह जब छेड़ देते, हिंदू शासक रहता है दोस्तों, हिंदू शासकों से और मुगल शासकों, मतलब कि जो मुसलमान शासक रहते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। अब ठीक है, अगर आप लोग इतिहास, मिडेवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम बाबर के जितने भी लड़ाई लड़े गए हैं सब आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब एक ट्रिक आप बना लेंगे, पानी पिया, वैसे बहुत ज़्यादा आप लोग जानते होंगे इस ट्रिक को, पानी पिया, फिर भी हम अब बता देते हैं। पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी गया, चंदेरी गया, घाघरा खरीदा, घाघरा खरीदा। वैसे ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार दिमाग में जब बढ़ जाता है ना तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पानी पिया, पानी पिया मतलब 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की जीत हुई थी। खानवा की लड़ाई 1527 में हुआ था। यह कल क्वेश्चन बना था, यह वाला 1527 वाले कल वाले सीट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। 1527 में हुआ था, 1527 में खानवा और सॉरी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। दोस्तों एक बात आपसे करना है, जैसे कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, अरे ये क्वेश्चन हमारे वीडियो से आया है, अरे वीडियो तो मतलब तुम क्वेश्चन बना कर दिए थे एग्जामिनर को कि यही क्वेश्चन देना, हम बना के दे रहे हैं, कोई यूट्यूबर नहीं पढ़ाया हुआ है या फिर बुक में नहीं दिया है। अरे कुछ बच्चे हैं जो अपने से भी मेहनत करते हैं, अपने सेल्फ स्टडी करते हैं, अदर चैनल से भी देखते हैं, तुम थोड़े बनाते हो क्वेश्चन, क्वेश्चन तुमने ले लिया बुक में था, तुम एग्जाम में आया था, तुमने लेकर पढ़ा दिया तो आ गया क्वेश्चन में, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। अब यह बात तो गलत है कि हमने पढ़ाया तो वह क्वेश्चन आया, आपने नहीं पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा तब वो क्वेश्चन कर पाए बच्चे, ऐसे बोलना चाहिए। अब देखिए 1527 में राणा सांगा के साथ होता है, बाबर इसमें जीत जाता है। इसके बाद चंदेरी की लड़ाई होती है 1528 में, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये किसके साथ होता है तो बताएंगे मादनी राय। मादनी राय जो भी बहुत घनिष्ठ मित्र रहते हैं राणा सांगा के। राणा सांगा जब हार जाते हैं तो उनको उनकी हार यह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इन्होंने भी लड़ाई मतलब जंग छेड़ देते हैं बाबर के खिलाफ, ये चीज़ याद रखना चाहिए आपको। घाघरा, घाघरा जो रहता है दोस्तों अफगानों के साथ होता है, किसके साथ, अफगानों के साथ होता है 1529 में, 1529 में होता है। इसमें आपका जो हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी रहता है, इसमें रहता है, बाबर के साथ एक बार लड़ाई उसकी हुई होती है, क्योंकि वो भी अफगान होता है, तो अफगान में पूरे अफगानों के मतलब कि अफगानों के लिए पूरी जंग छिड़े थे बाबर। तो अफगान शासक में शेरशाह सूरी भी आ जाता है, उसमें शेरशाह सूरी सूरी जो है दोस्तों उसकी एज कम थी, बाद में आपको पता है कि आपका DCKS, हम कल बताए थे DCKS, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ये चारों लड़ाइयाँ लड़ता है हुमायूं के साथ, कौन, शेरशाह सूरी। लास्ट वाली जो दो लड़ाइयाँ होती हैं दोस्तों कन्नौज और से 1539-1540 वाला, इसमें क्या होता है कि उसको हार की सामना करना पड़ता है, किसको, हुमायूं को बाद में 10 साल तक बाहर ही रहना पड़ता है। उसके बाद जब इसका बम फेंकने में इसकी जब मृत्यु हो जाती है, बम के गोदाम में या फिर बम फेंकने में एक लड़ाई होता है दोस्तों, जिसमें कि कोई किला होता है, किला का देखिए नाम उनको नहीं याद आ रहा है इस समय करंट में, तो उसमें जब ये चढ़ाई करता है शेरशाह सूरी, तो उसमें जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जो बम फेंकता है उसके हाथ में ही फट जाता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बाद में इसको पता चलता है हुमायूं को कि शेरशाह गायब हो चुका है। उसके बाद शेरशाह के जो वंशज होते हैं वह दिल्ली पे राज करते रहते हैं, मतलब कि जो भी शासक रहता है वो शासक के तौर पर राज करते रहते हैं। बाद में जब ये आता है तो 1 साल के लिए, मतलब कि 1555 में आता है, 1556 में फिर सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लोग बोलते हैं इतिहासकार कि जो हुमायूं था जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक दिन इसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिर के, जो कि इसका लाइब्रेरी रहता है। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक है, आपने नाम सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी क्या काम करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, क्या नाम रहता है उसका, जो कि लोधी वंश का जो दिल्ली सल्तनत के 5 शासक हैं, अभी बताएंगे उसको हम, चलिए उसमें बता देंगे, जो क्वेश्चन अभी आने वाला है उसमें बताते हैं हम आपको। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं दोस्तों आप उसको कॉपी पे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना, लिखते हुए चलेंगे, आपके लिए फायदा है। किस अनुच्छेद में 6 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक स्वतंत्रता है, फंडामेंटल फ्रीडम है, तो बता देंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला जो है दोस्तों, पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब आप कोई भी शब्द बोल सकते हो, सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हो, बोल सकते हो, नारा लगा सकते हो, लेकिन वह अपशब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज जो दूसरा बोला गया है, इसमें छह फ्रीडम की बात किया गया 19 में, अनुच्छेद 19 में। दूसरा, जब आप बोल सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, सम्मेलन भी कर सकते हो। वो भी सम्मेलन कैसा कर सकते हो, ना डंडे लाठी वाला नहीं, आराम से जाओ भैया सम्मेलन करो। और अनुच्छेद मतलब इसी में तीसरा क्या है, तीसरा बता देंगे, संघ बना सकते हो। आप सभा कर सकते हो, संघ बना सकते हो, पार्टियां कर सकते हो, लेकिन
डंडे, गोजी, तलवार, बंदूक से नहीं, आराम से शांति तरीके से जो भी करोगे करोगे। उसके बाद जो तीसरा चीज है, जब आप वाक बोल सकते हो, सम्मेलन भी कर सकते हो, संघ भी कर सकते हो। इसके बाद चौथा क्या कर सकते हो, आप संचरण कर सकते हो, मतलब घूम सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो पूरे भारत में। पहले जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं जाया जा सकता था, लेकिन अब आपको जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो यूटी में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इस समय देखा जाए तो 22 जिले हैं। अगर गिलगिट वाला ले लें, हिस्सा गिलगिट वाला जो पाकिस्तान में ले लें, तो उसमें भी 6 जिले हैं, जो कि भारत अपना मानता है, पीओके के अंतर्गत आता है। अगर 22 और 6 ऐड करें तो 28 जिले आते हैं जम्मू कश्मीर में। और 2 जिले हैं दोस्तों, दो जिला है, लेह और एक कारगिल है, जो कि आपका कहाँ पे पड़ जाता है, तो आप बताएंगे लद्दाख में पड़ जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए, जो 1 2 3 4 चौथा के बाद पांचवा जो है दोस्तों, संचरण के बाद वृत्ति, मतलब व्यापार कर सकते हो आप, सॉरी, आप रह सकते हो, मतलब कि निवास कर सकते हो। निवास के बाद आएगा आप वृत्ति, मतलब कि वहां पे व्यापार कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, व्यापार से याद आ गया दोस्तों हमको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में है। याद रखेंगे, जितने भी डब्ल्यू जिसके आगे मैक्सिमम लगे, जैसे विप्रो, WTO, WHO, इस सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में ही है। याद रखेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, ब्लॉसम कहाँ का फेस्टिवल है, या फिर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप बता देंगे USA में मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी कहानी है, इसमें क्या हुआ था, जापान का एक शासक रहता है, जापान का एक शासक 1912 में एक चेरी ब्लॉसम नाम का एक वृक्ष है, जो कि USA के वाशिंगटन DC के प्रेसिडेंट को गिफ्ट कर देता है। बस उसी दिन से वाशिंगटन में क्या मनाया जाता है, आपका चेरी ब्लॉसम नामक त्यौहार मनाया जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर 23, हाँ सही तो है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में 53 kg भार वर्ग में सिल्वर पदक विजेता कौन रही हैं, तो आप बता देंगे पूजा गहलोत रही हैं। कौन रही हैं, पूजा गहलोत भैया, यह चौका लगा दी हैं, गहलोत, पूजा गहलोत, याद रखेंगे। इसके बाद HLL का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, क्या पूछा है, HLL का फुल फॉर्म, HLL का फुल फॉर्म आप बता देंगे हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हर एक शिफ्ट में फुल फॉर्म 2 3 से आ रहे हैं, 2 या 3 आ रहे हैं, आप उसको नोट कर लें। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए उपकरण, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे उपकरण हम आपको बता देते हैं, जितने भी उपकरण हैं जो कि अलग अलग चीजें नापते हैं, मेजर करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया तो आगे आने वाले कई सारे सीट में पूछा जा सकता है। वैसा नहीं है कि आप एग्जाम आगे नहीं दोगे, आप अभी रेलवे का दोगे, DRDO का दोगे, स्टेट PSC दोगे, बहुत सारे एग्जाम दोगे ना, तो सब में ये पूछा जाता है, ये चीज याद रखें। अब देखिए, इसमें जो पूछा गया था, जो कि वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, तो आप बता देंगे हाइग्रोमीटर का। किसका, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं हम। इसी के बाद होता है एक हाइड्रोमीटर भी होता है। हाइड्रोमीटर, बहुत सारे बच्चे तो हाइड्रोमीटर ही लगाए होंगे अगर ये ऑप्शन में रहा होगा तो, क्योंकि हाइड्रोमीटर जो होता है दोस्तों, ये जल का घनत्व बताता है, और जो यह होता है, यह क्या मापता है, तो बता देंगे आर्द्रता मापता है। ठीक है, वायुमंडल का आर्द्रता मापता है। एक होता है लैक्टोमीटर दोस्तों, लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता बताता है। एक होता है हाइड्रोफोन दोस्तों, हाइड्रोफोन जो होता है, इसमें अगर आप नहा रहे हैं, अगर स्विमिंग कर रहे हैं, जो गोताखोर होते हैं अगर नीचे गए तो उनको ध्वनि सुनने के लिए क्या लगा लेते हैं, हाइड्रोमीटर लगा लेते हैं, हाइड्रोफोन लगा लेते हैं दोस्तों। इसके बाद एक इन्वर्टर तो आपको पता है क्या होता है इन्वर्टर, मतलब कि इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है। आपके घर में लगा होगा, आप जानते होंगे। इसी तरह एक होता है दोस्तों लाउड स्पीकर का क्या काम होता है, लाउड स्पीकर का काम होता है ध्वनि की तीव्रता को बढ़ा देना। इसके बाद क्या होता है, टैकोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टैकोमीटर का क्या काम होता है, वायुयान की गति मेजर करना। इस तरह एक होता है ओडोमीटर जो होता है, जो आपके मोटरसाइकिल, गाड़ी में, जो भी 4 व्हीलर है, सब में होता है, जो कि डिस्टेंस मेजर करता है दोस्तों, याद रखेंगे। एक होता है फोनोमीटर का क्या काम होता है दोस्तों, फोनोमीटर का काम आप बता देंगे, जो कि प्रकाश की तीव्रता मेजर करता है, फोनोमीटर। एक होता है दोस्तों पॉलीग्राफ आप बहुत बार न्यूज में सुन रहे होंगे इस समय फिलहाल में, जो होता है झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। इसी तरह राडार होता है, राडार जो होता है दोस्तों, ऊपर उड़ रहे हवाई जहाने, युद्धपोत, जो कि दुश्मनों के युद्धपोत हैं, अगर दूसरे देश से अपने देश में आ गए तो राडार होता है, जो कि उसे डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके पता देता है, भारत मतलब जिस देश का होता है रडार, उसको बताता है कि हमारे सीमा में बाहर से जहाज एंट्री कर रहे हैं। इसी तरह एक होता है जो कि समुद्र के अंदर होता है, फेदोमीटर होता है दोस्तों। देखिए, फेदोमीटर और नॉटिकल मील होता है दोस्तों 1.8 किलोमीटर होता है, जो कि हमें को समुद्री दूरी पता करने में होता है। जैसे मील होता है 1.6 किलोमीटर, उसी तरह नॉटिकल मील होता है, जो कि समुद्र दूरी बताई जाती है। ठीक है ना। इसी तरह फेदोमीटर है, जो कि
फेदोमीटर दोस्तों एक ऐसा यंत्र है जो कि नीचे खोए हुए सामानों को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया फर्स्ट स्टैंडिंग व्हील चेयर, इस इंडिया का फर्स्ट स्टैंडिंग व्हील चेयर कौन सा कौन सा विश्वविद्यालय बनाया है इंडिया में? तो आप बता देंगे आईआईटी मद्रास ने बनाया है दोस्तों। इसका नाम है अराइज। नाम क्या है इसका? अराइज। अराइज नाम है, याद रखेंगे, अराइज नाम है इसका, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इधर का कर लिया क्या? चलिए अच्छा, एक पेज खत्म हुआ। भारत आईसीसी जो ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में, देखिए ये पहला क्वेश्चन था पहले दिन का 27 तारीख का जो आपका पेपर हुआ था, उसमें पहले क्वेश्चन यही पूछा गया था, मतलब कि आईसीसी वाला, कि कितने सेमीफाइनल में भारत पहुंच चुका है। तो इसमें शायद हमने आपको पूरा बताया था, आज भी पूरा बता देते हैं, ध्यान से देखेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत कितने मैचों में, 7, मतलब कि कितने मैचों में वो सेमीफाइनल में पहुंचा था? तो आप बता देंगे 7 मैचों में वो सेमीफाइनल में भारत पहुंचा है अभी तक देखा जाए, जिसमें कि विजेता उप विजेता दोनों शामिल है, याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए हम आपको वर्ल्ड कप की पूरी जानकारी दे देते हैं, कब से स्टार्ट हुआ, भारत कितना जीता, अब कब कब, मतलब कि कौन कौन खिलाड़ी जीते। देखिए हर 4 साल के अंतराल पे होता है, आपको पता है। पहले स्टार्ट हुआ था 1975 से, 1975 से स्टार्ट हुआ था। इधर जीतने वाले का है, इधर हारने वाले का है, आप लोग ध्यान देंगे। 1975 से हुआ था। इसमें क्या हुआ था, वेस्ट इंडीज क्या हुआ था, जीता था, और ऑस्ट्रेलिया हारा था, मतलब कि इन दोनों के बीच में हुआ था। 1975 के बाद 1979 में क्या हुआ था दोस्तों, इसमें भारत, सॉरी वेस्ट इंडीज, इसमें भी वेस्ट इंडीज जीता था और इंग्लैंड हारा था, याद रखेंगे। इसका मतलब कि रनर अप कौन रहा था, इंग्लैंड रहा था। फिर उसके बाद 1983 में अपना भारत जीत जाता है, और जो हराने वाला रहता है, 2 बार से हरा रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को, धाकड़ टीमों को, तो वह इस बार अपना हार व्यक्त करता है भारत के सामने, अपना सरल, मतलब कि भारत को अपना क्या कहता है, सिर झुका देता है, भैया काट लो। उसके बाद अब देखिए 1987 में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, ऑस्ट्रेलिया जीतती है दोस्तों। अब किसको हरा देता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को वापस से हरा देती है। देखिए इंग्लैंड कितनी बार दोस्तों फाइनल में जाकर नहीं जीत पाता है, लास्ट में आप देखेंगे 2019 में जीता, लेकिन वो भी एक बाउंड्री से जीता है, इतना समझ लीजिए। 1987 के बाद आपका कब होता है, 1991 में होता है। 1991 में दोस्तों इसमें कौन कौन से टीम होते हैं, तो बताएंगे। पाकिस्तान जीत जाता है, फिर से इंग्लैंड हरा देता है फिर से इंग्लैंड हार जाता है, मतलब कि फिर से सेमीफाइनल में पहुंच कर फिर से वो हारना अपना निश्चित कर लेता है। इसके बाद 1995 या फिर 1996 से आप इसको देखेंगे एक बार, क्योंकि शायद 1 साल का गैप हुआ था, कुछ कारणवश हुआ था। तो कारण क्या था, शायद इकोनॉमिक्स के कारण या फिर कुछ कोई कारणवश था। आप 1995, क्योंकि हर 4 साल बाद होता है, तो हम 4 इसमें ऐड कर लेते हैं। 1995 यानी कि इसमें श्रीलंका जीता था, दोस्तों। और कौन हारा था, तो आप बता देंगे कौन हारा था, तो बता देंगे ऑस्ट्रेलिया हारा था। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का पारा गर्म। अब क्या करेगा ऑस्ट्रेलिया, लगातार जीतेगा 3 मैच, ठीक है। 1995 के बाद 1999 में ऑस्ट्रेलिया जीतता है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया जीतता है। तो इसके बाद कौन हार जाता है, इस बार भारत को हरा देता है, भैया ये भारत को हरा दिया आपने। फिर इसके बाद 1900 नहीं, 1903 सॉरी यार क्या लिख रहे हैं हम, 2003 में फिर से ऑस्ट्रेलिया जीतता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जीतकर फिर से किसको हरा देता है, फिर से अगर देखेंगे तो यह फिर से किसको हराता है, नहीं, ऑस्ट्रेलिया भारत, यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान को हराता है, यहाँ पे पाकिस्तान हारता है। इसके बाद भारत को हराता है। 2003 में भारत हारता है, ठीक है ना। 2003 में भारत फाइनल में पहुंच के हार जाता है। 2003 के बाद 2007 में आपका T20 भी स्टार्ट होता है। T20 का भी हाल में बयान आया है, आईसीसी T20 में हाईएस्ट रैंकिंग किसका है, तो बता देंगे सबसे ऊपर जो है इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है अपना भारत है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे पाकिस्तान आ जाता है, मतलब कि यह धाकड़ टीमों का लिस्ट है T20 में, याद रखेंगे। 2007 में दोस्तों, 2007 में फिर से ऑस्ट्रेलिया जीतता है, देखिए 3 बार लगातार जीता, क्योंकि इसका माथा गर्म हो गया, श्रीलंका से हार गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया 1999, 2003, 2007, इसमें किसको हरा देता है, तो आप बताएंगे 2003 में, 2007 में किसको हराता है, श्रीलंका को, भैया जो हराया रहता है उसको, फिर से उसको कहता है ले भैया तुम चल, श्रीलंका से हार जाता है, मतलब श्रीलंका को हरा देता है। इसके बाद 2003 के बाद दोस्तों, 2007 के बाद 2011 में फिर भारत जीतता है और फिर श्रीलंका हारता है, फिर श्रीलंका के साथ इसका फाइनल में मैच होता है और श्रीलंका फिर से हार जाता है। 2011 के बाद आपको पता है 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीतता है, न्यूजीलैंड को हराता है, ऑस्ट्रेलिया जीतता है, न्यूजीलैंड बेचारे हार जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 2019 आपको पता है दोस्तों, इंग्लैंड जीतता है और फिर से न्यूजीलैंड वही हारता है। न्यूजीलैंड बेचारा दोनों बार प्रयास किया, लेकिन फाइनल में जाके वह हार देखा दोस्तों। इस बार न्यूजीलैंड जीत जाता, लेकिन
राउंड रोविंग एक राउंड रोविंग मॉडल पे हुआ था इस बार का गेम, जो 2019 का था, क्योंकि उसमें जितने भी आपके सुपर ओवर थे दोस्तों, जब तक, अब तो यह नियम लागू हो गया है कि तब तक सुपर ओवर होगा जब तक कोई जीत न जाए, क्योंकि 2 बार सुपर ओवर हुआ, दोनों में क्या हुआ, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज क्या हो गए, दोनों बराबर आ गए थे ना, न्यूजीलैंड, दोनों बराबर आ गए थे ना, जिसमें कि बाद में बाउंड्री के अकॉर्डिंग देखा गया तो किसको जीत दे दिया गया, तुम्हारे इंग्लैंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ईमेल में जो सीसी आता है ना, सीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है बता देंगे, कार्बन कॉपी है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद एक बीसीसी होता है दोस्तों, बीसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो बता देंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसको याद रखेंगे। इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण होता है तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो श्वसन संबंधित बीमारी होते हैं, जो कोरोना है इसमें चल रहा है ना, बहुत पहले से कोरोना है दोस्तों, हम लोग को पता नहीं था, बहुत पहले से कोरोना इस समय हमारे देश में, पूरे विश्व में व्यापक है, लेकिन हम लोग को पता तब चला जब उसका नाम उजागर हो गया। जैसे कि आपका जो एड्स है, एड्स का अभी तक वैक्सीन नहीं बना है, ना ही बनेगा, हो सकता है भविष्य में कोई जादूगर आए बना के चला जाए, लेकिन उम्मीद तो कम है, लेकिन अभी तक नहीं बना है। एड्स से मरने वाले की संख्या पूरे विश्व में दोस्तों बहुत ज्यादा है, जितने कोरोना से मर रहे हैं उतने रोज, मतलब कि हर साल देखा जाए उससे थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन लगभग उतना ही एड्स से मर रहे हैं, इतना ध्यान रखेंगे आप, फीसदी बहुत ज्यादा मृत्यु होती है एड्स से। ठीक है दोस्तों, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि कभी ठीक नहीं होने वाला है, जैसे कैंसर तो लगभग ठीक भी हो सकता है, लेकिन एड्स कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एंटीवायरस नहीं बना है। उसी तरह कोरोना का भी बन रहा है, बहुत सारे फेजेज हैं, देखिए क्या होता है आगे, बन सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक कोश की जीव इसमें नहीं है, उसमें 4-5 ऑप्शन दिया था, जिसमें कि आपको अमीबा भी दिया था, अमीबा एक कोश की नहीं है, इसको याद रखेंगे। जैसे कि पैरामीशियम हो गया, स्पायरोजाइरा हो गया आपका, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, सब क्या है, एक कोश की जीव है, यह याद रखेंगे। नदियों और पहाड़ों को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, फिजिकल मानचित्र, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद संसद संविधान के किस सभा में है तो ये तो कल अब बताए थे, जो बच्चे कल किए होंगे वो देख कर गए होंगे तो वो कर दिए होंगे, भाग 5 में है, संसद भाग 5 में है। अब एक चीज आपको बताते हैं, देखिए 79, 80, 81 आप याद रख लेंगे। इसमें संसद की बात किया गया है, इसमें आपके राज्यसभा की बात किया गया है, नहीं इसमें लोकसभा, 80 में लोकसभा की बात किया गया है, एक मिनट, इसमें राज्यसभा की बात किया गया दोस्तों, 80 में राज्यसभा की बात किया गया है और 81 में लोकसभा की बात किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद है 79, 80, 81 आप याद कर लेंगे इसे। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है तो बता देंगे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। कब हुआ था अच्छा कांग्रेस सोशलिस्ट का तो बता देंगे 1934 में हुआ था दोस्तों। ये आईएनसी की बात नहीं कर रहा है, आईएनसी की स्थापना तो एओ ह्यूम ने किया था, जो कि कब किया था, 1885 में किया था, तो ये वो नहीं है, ये दूसरी चीज है, याद रखेंगे दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए नेशनल हाईवे 18 की बात कर रहा है, यह कितने राज्यों से होके जाता है, तो हम आपको बता देते हैं कितने राज्यों से होके जाता है। उसमें पूछा गया था कि कौन सा राज्य है जिससे होकर नेशनल हाईवे नहीं जाता है, नेशनल हाईवे 18 नहीं जाता है, तो उसमें जो भी 4 ऑप्शन में एक था, हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं कितने राज्य हैं। पहला झारखंड आप लिख लेंगे, झारखंड से होके जाता है। वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल से होके जाता है। उसके बाद उड़ीसा, यह भारत के 3 राज्यों से टच होता है NH18, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद इसकी लंबाई जो है 361 किलोमीटर है दोस्तों। अगर पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी NH हाईवे, मतलब NH नेशनल हाईवे कौन सा है तो बता देंगे NH44 है, NH44 है दोस्तों। इसी का पहले नाम था NH7, ठीक है, इसका बाद में विस्तार किया गया, जोड़ा गया, तो NH44 इसका नाम दे दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यह सबसे बड़ा गलियारा है भारत का। इसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाता है जो आपका NH1 NH2 के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शेरशाह सूरी, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। NH1 जो होता है दोस्तों, यह आपका NH1 जो है वो कोलकाता से दिल्ली तक आता है, फिर NH2 इसमें प्लस हो जाता है, NH2 को प्लस कर देते हैं तो यह दिल्ली से फिर कहाँ चला जाता है, लाहौर। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो यह बन जाता है ग्रांड ट्रंक रोड, इसी के नाम से जाना जाता है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों, याद रखेंगे ना। चलिए, इसके बाद एक अटल जी ने भी बनवाया था, जिसका उनकी एक मतलब कि एक उनका तरह से एक प्रोजेक्ट था अटल जी का, जो कि क्वाड्रेटिक रोड बनाने का, जिससे कि कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, फिर चेन्नई से कोलकाता, इस तरह का उन्होंने रोड बनाया। लेकिन उनकी जो इच्छा थी, किसने पूरा की, किसके काल में वो पूरा हुआ, वो रोड किसके काल में बन के तैयार हुआ बताएंगे, मनमोहन सिंह के समय में वो बन के तैयार हुआ था, 2011 में तैयार हुआ था। उसकी जो नींव रखे थे 2000 में या फिर 2001 में रखे थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने तीसरे कार्यकाल में, है ना, याद रखेंगे। अब देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 में किसे सबसे पहला स्थान मिला है भारत में तो बता देंगे तमिलनाडु को मिला है, तमिलनाडु राज्य को सबसे पहला स्थान मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में।
वह अधिकतम नागरिक, अगर पूछा जाता है आपसे कि वहीं अधिकतम नागरिक भागीदारी का राज्य कौन बना है, अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य, तो बता देंगे यूपी बना है दोस्तों, हम 2019 में याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त आपके कौन है, तो बता देंगे 2 लोग हैं, उसमें जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा आप लगाए होंगे, राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार, राजीव कुमार, देखिए अमिताभ कांत है दोस्तों, अमिताभ कांत नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग जो है दोस्तों वह पंचवर्षीय योजना के बाद बना था 1 जनवरी 2015 को। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लान जो पंचवर्षीय प्लान था उसको खत्म किया गया, बाद में नीति आयोग आया। नीति आयोग के जो इस समय अध्यक्ष हैं हमारे मोदी साहब हैं, उसके अगर सीईओ पूछा जाता है तो बताएंगे अमिताभ कांत हैं, लेकिन उसके उन्हें उपाध्यक्ष, 1 मिनट, सीईओ पूछा जाता है तब बताएंगे अमिताभ कांत हैं। अगर आपसे पूछा जाता है उपाध्यक्ष कौन है तो राजीव कुमार ही हैं उपाध्यक्ष, ठीक है। शायद ये बदल चुके हैं, आप लोग देखेंगे एक बार, इनका शायद कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप देखिए यहाँ पे चुनाव आयुक्त 2 लोग हैं, एक सुशील चंद्रा है, सुशील चंद्रा जी हैं, और राजीव कुमार है, दोनों आप लोग याद रखेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि कल के एग्जाम में पूछा गया था, तो कौन है, सुनील अरोड़ा, बता देंगे कौन, सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। कैग, इसमें कैग आपके कौन है, तो बता देंगे मुर्मू जी हैं, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर थे। जम्मू कश्मीर के इसमें पहले गवर्नर कौन है, गवर्नर, दूसरे गवर्नर कौन है, तो बता देंगे मनोज सिन्हा जी हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ दोस्तों हम बताते हैं आपको कि पहला क्वेश्चन जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है, तो आप बता देंगे किसने बनवाया भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया है, जो कि गुलाम वंश का एक शासक रहता है, पहला शासक, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद इसका बेटा बनता है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आता है, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान बनती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में किसकी बात कर रहे हैं, गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। गुलाम वंश को मामूल्य वंश भी बोला जाता है। जैसे आपके कभी ऑप्शन में दे दिया कि बताइए इसमें दिल्ली के शासक कौन, दिल्ली पे कौन कौन से राज्य शासन किए हुए हैं, जैसे आपको दे दिया सैयद दे दिया, मामूल्य दे दिया, मामल्य दे दिया, इसके बाद आपको दे दिया मामल्य दे दिया, इसके बाद आपको दे दिया दोस्तों मान लीजिए कौन सा, खिलजी दे दिया, खिलजी के बाद आपको दे दिया लोधी दे दिया। अब आपसे पूछा इसमें कौन से शासक, और मान लीजिए लास्ट वाला दे दिया इनमें से कोई, इनमें से सभी किए हैं, इनमें सभी, तो आप क्या लगाते हैं पता है, इनमें से आप पता क्या लगाएंगे, इनमें से सभी ना देखकर आप क्या लगा देंगे, मामल्य लगाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता होगा मामल्य को ही बोलते हैं क्या, गुलाम शासक, याद रखेंगे दोस्तों। अब आपको गुलाम का एक हम टिक बता देते हैं, गुड़ खा तू सह लो, यह क्रम भी हो जाएगा आपका, तो आपको याद हो जाएगा, गुड़ से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनका क्रम भी है, जो कि 1206 से कब तक किए हैं, 1526 तक। इसके बाद लोधी जो होता है लास्ट शासक इब्राहिम लोधी, हार जाता है पानीपत की लड़ाई में, बाबर उसको मारपीट के एक तरफ करके अपने शासन करने लगते हैं। पुष्यमित्र शुंग किस वंश का है, तो शुंग वंश का है। ये क्वेश्चन आज के पेपर में था। 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, तो बता देंगे भारत में होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसके पहले वाला कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, 2019 वाला इंग्लैंड में हुआ था ना, इसका 2023 वाला भारत में होगा, 9 फरवरी से 26 मार्च तक होगा, 9 फरवरी से 26 मार्च तक होगा, याद रखेंगे। इसके बाद महिला वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होने वाला है, ये भी बता दीजिए, तो बता देंगे आप कहाँ होने वाला है, न्यूजीलैंड में होने वाला है। भारत के राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव शक्तियाँ किसमें निहित हैं, तो आप बता देंगे अनुच्छेद 85 में निहित हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव आपका, और एक होता है न्यायिक शक्तियाँ, जो होती हैं ये अलग अलग है, न्यायिक शक्तियाँ, और ये डीपीएसपी के जो आपका कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, शायद 55 है, 55 की 50 अनुच्छेद 50 जो है न्यायिक को अलग करता है, लेजिस्लेटिव और मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है, याद रखेंगे। गंगा प्रोजेक्ट का नाम क्या था, जो मोदी जी ने अभी लॉन्च किया था कानपुर में जाकर 2019 में, तो उसका नाम क्या था, तो आप बता देंगे उसका नाम था अर्थ गंगा नमामि गंगे नाम था, याद रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके आज के शिफ्ट में। पार्सेक किसको मापने की इकाई है, पार्सेक खगोलीय दूरी है दोस्तों, जो कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक इकाई। अगर पूछा जाता है दूरी की सबसे छोटी इकाई तो बताएंगे फर्मी, याद रखेंगे, ठीक है। एक लाइट ईयर भी पूछा जाता है, लाइट ईयर से क्या मतलब, जो प्रकाश की चाल होती है उससे क्या मेजर किया जाता है, तो लोग बच्चे लगा देते हैं कि मतलब जो भी लगाते हैं, लेकिन आप समझ जाए दूरी,
दूरी मेजर किया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद अंगूर में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, यह कल ही बताए थे हम, कल वाले अगर आप रिव्यू देखे होंगे तो उसमें पूरा बता दिए थे जितने भी अम्ल हैं कौन से किस में होते हैं, किस में सेब में कौन से होते हैं, मैलिक अम्ल होता है, ठीक है, इस तरह सब में बताए थे हम, आप लोग कर देख सकते हैं। इधर आज के पेपर में अंगूर में कौन से अम्ल होते हैं बता देंगे, टार्टरिक अमरूद हो गया, आंवला हो गया, इस समय टार्टरिक एसिड होता है, याद रखेंगे। हे राम यह कथन किसने कहा था तो बता देंगे 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने जम उड़ा दिया था गांधी जी को, तो उसी समय उनके मुंह से निकला था हे राम, ठीक है, याद रखेंगे। नोबल प्राइज से एक क्वेश्चन आया था, नोबेल प्राइज से, आप उसको देख लेंगे। वित्त मंत्री वित्तीय बिल अनुच्छेद कौन सा है वित्तीय बिल का, तो ये बता देंगे 117 एक में है और 117 दो, यही वित्तीय बिल से रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा आप लगाए होंगे। अब देखिए चांदी का प्रतीक चिन्ह क्या है तो बता देंगे एजी आया था आपके एग्जाम में, एजी करो जी। अब देखिए एजी 47 इसका क्या है परमाणु क्रमांक है, इसी तरह एयू है, एयू मतलब गोल्ड हो जाता है आपका, जो कि 79 इसका परमाणु क्रमांक। इसके जस्ट बाद मतलब 80 पर आपका पारा है, पीबी पारा है, जो कि आपका 80 नंबर पे आ जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। नहीं पीबी नहीं दोस्तों, पारा नहीं, मरकरी, वही तो होता है, पारा बोलिए या फिर मरकरी बोलिए, एक बार आप चेक करेंगे, 80 नंबर पे ही आता है शायद, एचजी होता है, पारा का क्या होता है, एचजी होता है ना, लेड, ये तो लेड हो गया, पीबी ना, एचजी होता है, सही है, एचजी होता है, एचजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और था दोस्तों, यूनियन बजट किस अनुच्छेद में है तो बता देंगे 112 में है, ये तो खटाक से आप लगा दिए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद 108, एक अनुच्छेद 108 में पूछा गया था, इसमें क्या है तो 108 में आप बता दिए होंगे। 108 में जो कि राष्ट्रपति है जब मतलब साधारण विधेयक पर जब विवाद हो जाता है दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में, तो एक अलग से मतलब कि सम्मेलन बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता वही करते हैं, कौन करता है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे दोस्तों। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, कौन है, कमेंट करिए अब तक से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड पूछ लिया था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक था 1828 से 1835 तक, याद रखेंगे। अब देखिए हम आपको एक चीज यहाँ बता देते हैं, 1833 में भारत का, 1833 से पहले भारत में क्या हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, 1833 से कर दिया जाता है पोस्ट, क्या कर दिया जाता है, भारत के गवर्नर जनरल, वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों, इसी समय कर दिया जाता है, जो केवल गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, उसको कर दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनता है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है 1833 के बाद 1833 के बाद 1858 वाला 1858 से वायसराय हो जाता है, भारत का वायसराय की पदवी हो जाती है, जो कि सबसे पहले भारत का वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग, और वही सबसे लास्ट भारत का गवर्नर जनरल होता है, याद रखेंगे दोस्तों। उसी के समय आपका 1857 की क्रांति होती है, भगत सिंह वाला, आपको याद होगा सारा सब कुछ, ये चीजें याद रहेंगी। एक 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है, ये भी याद रख लेंगे, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। अब एक चीज हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा टाइम है, चलिए भी टाइम है, बताते हैं थोड़ा सा एक चीज आपको हम। अब आपको अध्यक्षता बता देते हैं, आईएनसी की कितनी अध्यक्षता हुए हैं, कब कब हुए हैं दोस्तों। देखिए हम मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आप जानते हैं कैसा आ रहा है, जो कि पहले दिन बताया गया था, पहले दूसरे दिन आप उसको चेक कर सकते हैं, वहां से चेक करेंगे तो देखेंगे वहां पे जो कि रिपीटेड है दोस्तों, जो कि बस डाटा चेंज करके वही क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए 1800, सबसे पहले हम बताते हैं जो कि आपका सबसे पहले कब बना था आईएनसी, तो बता देंगे 1885 में यून द्वारा बनाया गया था, एक अलग मंशा से बना था, लेकिन उसका अब अलग मंशा हो गया, मतलब कि उसको गांधी जी ने बोला था जब भारत की आज़ादी हो जाएगी तो आईएनसी को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है, वही आईएनसी इंदिरा गांधी जी के समय दो भागों में बढ़ जाता है, जो कि अभी चल रहा है वो इंदिरा गांधी जी वाला है, पहले वाला तो खत्म, कहानी खत्म हो गया उसका। चलिए अब देखिए, अब अगर बोला जाता है आईएनसी में टोटल बैठक कितने हुए हैं, आईएनसी का अध्यक्षता कितना हुआ है, तो बता देंगे 55 बैठक हुआ है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, 55 बैठक हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला जो बैठक हुआ था 1885 में हुआ था, 1886 जो इंपॉर्टेंट वही बताएंगे, 1887, 1888 जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, याद रखेंगे। 1885 वाला जो हुआ था दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, याद रखेंगे, जो कि कहाँ पे किए थे, बम्बई में किए थे, दोस्तों, याद रखेंगे, बम्बई में किए थे। इसके बाद थोड़ा सा राइटिंग देखेंगे, अपने मन से लिख लें आप लोग। 1886 में जो हुआ था दोस्तों, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1886 में दादा भाई नौरोजी दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि मतलब कि सीनेट में, जो कि आपके संसद, जो कि वहाँ का संसद है ब्रिटिश का, उसमें सबसे पहले चुने जाने वाले यही हैं, दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे दोस्तों। यह काफ़ी अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति थे दोस्तों, ठीक है, पर्सनालिटी इनकी अच्छी थी, अब मतलब कि लैंग्वेज, मतलब कि उनकी
उनके बुद्धि का कोई हिस्सा भी नहीं था उनके इसका माइंड का। 1886 में दादा भाई नौरोजी जी करते हैं, जो कि कहाँ पे करते हैं, ये पारसी रहते हैं दोस्तों। अगर पूछा जाता है आपसे पहले पारसी जो कि आईएनसी का अध्यक्षता करते हैं उनका नाम बताइए, तो बताएंगे दादा भाई नौरोजी, जो कोई कहाँ पे इनकी अध्यक्षता होती है, कोलकाता में। अब देखिए इसके बाद यह 3 अध्यक्षता करते हैं, मतलब इसके बाद 2 और अध्यक्षता करते हैं, 1906 में भी करते हैं। और 1906 में जिस समय आपका मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम लीग 1907 में अलग होता है ना, मुस्लिम लीग बनता है 1906। और बंग भंग आंदोलन जो होता है, बंग भंग वाला बंगाल की विभाजन का होता है 1905 में होता है ना। अब देखिए 1906 के बाद एक और करते हैं, इसके पहले एक और किए रहते हैं 1886 के बाद एक करते हैं 1893 में, क्या 1893 में करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे 1886, 1893, 1906, 3 बार इनकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और तीनों का तीनों कोलकाता में ही होता है। इसके बाद 1887 में दोस्तों पहला वाला जो सम्मेलन होता है ना, इसमें केवल 72 प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं, जो कि बंबई पुणे में होने वाला रहता है। पुणे में कुछ बीमारी फैल जाती है, हैजा शायद है, वह फैल जाता है, उसकी वजह से वह कहाँ पे होता है, बंबई में होता है दोस्तों, याद रखेंगे ना इस चीज़ को। देखिए 72 बहुतों बार पूछा गया है, कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था पहले सम्मेलन में, पहले आईएनसी की अध्यक्षता में, बता देंगे 72 लोग, ठीक है। इसके बाद 1887 में दोस्तों, 1887 में जो अध्यक्षता होता है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने करते हैं, ठीक है। यह पहले आपके क्या रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। इसके बाद 1800 यह इनकी अध्यक्षता जो होती है दोस्तों कहाँ पे होती है, तो बता देंगे बी, देखिए बंटू बकमा, बकमा मतलब कि कहाँ पे होता है, मुंबई में हो जाता है, ठीक, मुंबई नहीं, मद्रास, एम फॉर मद्रास, मतलब आज की चेन्नई जो है। इसके बाद 1828 में पहले अंग्रेज शासक, मतलब कि पहले अंग्रेज कौन है, जो कि उनका नाम बताइए, जो कि अपने आईएनसी का अध्यक्षता किए थे, कब किया था, 1888 में, जॉर्ज उल, इनका क्या नाम था, जॉर्ज उल करके याद रख लेंगे, जो कि कहाँ किए थे, बता देंगे आप कहाँ किए थे, इलाहाबाद में किए थे, जो आज का प्रयागराज है, ठीक है ना, प्रयागराज है। इसके बाद दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। अब देखिए 1911, पहले एक देख लीजिए 1896 में जो दोस्तों होता है, और एक होता है 1911 में होता है, दोनों देखिए ध्यान से। इसके पहले बहुत बार होता है, मतलब 55 होते हैं टोटल, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको ये बता रहे हैं। अब देखिए जो 1896 वाला है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह साहनी जी करते हैं कलकत्ता अधिवेशन में, और इसी समय सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, आप लोग याद रखेंगे। 1911 में जो करते हैं दोस्तों, 1911 में जो करते हैं उनका नाम रहता है विशन नारायण धर रहते हैं, जो कि यह भी कलकत्ता अधिवेशन में ही होता है दोस्तों। अब इस समय सबसे पहले आपका जनगण मनगढ़ गाया गया था, इस समय आपका गाया गया था वंदे मातरम, इस समय गाया गया था जनगण मनगढ़, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप। इसके बाद आपका आ जाता है फिर से दादा भाई नौरोजी, 1906 में जाते हैं, और उसी समय दादा भाई नौरोजी के समय 1906 में दोस्तों सबसे पहले स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी वाले में किया गया था। 1929 के जस्ट पहले वाला 1928 मोतीलाल नेहरू जी का, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं, ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे 1917 में सबसे पहली महिला हैं जो कि एनी बेसेंट हैं, अध्यक्षता करती हैं। 1925 में सबसे पहले जो देखिए एनी बेसेंट जो अध्यक्षता करती हैं दोस्तों, एनी बेसेंट 1917 में, इनका अध्यक्षता कोलकाता में होता है। 1925 में सरोजिनी नायडू जो करती हैं, वो भारत की पहली महिला रहती हैं, जो कि कानपुर में करती हैं, यह चीज याद रखेंगे आप, कानपुर में करती हैं, है ना, कानपुर में करती हैं, ये चीज याद रखेंगे आप। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका एक और महिला रहती है जो कि 1931 में करती है, उनका नाम क्या होता है, तो बता देंगे आप, नलिनी सेन गुप्ता रहता है दोस्तों। इसके बाद 1907 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1908 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1909 में तो आपका माल्य मिंटो सुधार आया था, माल्य मिंटो नहीं, जो आपका कौन सा था, माल्य मिंटो ही था ना, माल्य मिंटो था, जो कि पृथक निर्वाचन दे दिया गया था मुसलमानों को। तो 1907 में क्यों बता रहे हैं 1907 और 1908, क्योंकि इसी समय विवाद बहुत ज़्यादा हुआ था कि मुस्लिम लीग वगैरह बनना स्टार्ट हो गए थे। तो 1907 और 1908 की जो अध्यक्षता किए थे दोस्तों, इनका नाम था राज बिहारी बोस, जो कि सूरत में किए थे, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। एकमात्र अधिवेशन 1924 का गांधी जी किए थे, बेलगाम अधिवेशन दोस्तों, याद रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाता है यह कौन से अधिवेशन किए थे गांधी जी, तो 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग होती है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं लाहौर में। इसके बाद 1931 में वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्षता करते हैं, और इसी समय 1931 में जो कराची में होता है सेशन 1931 वाला वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा, इसी समय गांधी जी ने यह मांग किया कि मतलब गांधी जी का एक नारा दिया कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है, मतलब गांधीवाद जिंदा रहेगा, जो कि आप देख रहे हैं डीपीएसपी में, जो कि आपका 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक जितने भी अनुच्छेद हैं दोस्तों, 6 मतलब 46, 47 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो गांधीवाद पर ही हैं, आपको पता होगा ना।
अब इसके बाद और इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं थोड़ा सा, सबसे कम एज वाले आंशिक अध्यक्षता करने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि आपके पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका कब से कब तक था तो आप बता देंगे 1940 से लेकर 1945 के बीच। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इस समय हमारा 1939 से स्टार्ट हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, 1945 तक चला था, तब तक ये बने ही रह गए। ठीक है, इसके बाद इनको हटाया नहीं गया। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला गांव का अधिवेशन कौन था, जो गांव का अधिवेशन कौन किया, तो लोग लगा देते हैं बेलगांव, जो गांधी जी की है तो 1924, तो ये बात नहीं, उसके नाम में गांव लगा है जो कि कर्नाटक में है। लेकिन गांव वाला अधिवेशन फैजपुर का था, फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे तो बता देंगे आप, फैजपुर की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यह अधिवेशन कब हुआ था तो बता देंगे आप, कब हुआ था? 1937 में हुआ था दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे आप। इतनी चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे दोस्तों। तो चलिए, हम आपसे आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने भाइयों का भी फायदा कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।